तो लाइव जारी हूँ भैया हूँ तरीके से। चलो विशेषताओं में आपको बात कर रहा था, विशेषताएं। तो अगली जो विशेषता है वो आपकी देखेंगे कि भैया ये कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करती है। कौन? आर्द्रभूमि। आर्द्रभूमि क्या होती है? कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करती हैं। जैसे आर्द्रभूमियां हमारे जल प्राप्ति के एक बहुत बड़े स्रोत हैं। क्या है भैया? जल प्राप्ति का बहुत बड़ा स्रोत है। यहां से आर्द्रभूमि से क्या हो सकता है? जल की प्राप्ति हो सकती है। चल क्यों नहीं दिया? ये ले लें क्या? ये आपका क्या है भाई? जल प्राप्ति का बहुत बड़ा स्रोत है, जल प्राप्ति का स्रोत। आर्द्रभूमियों से क्या मिलता है आपको? जल मिल सकता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो है पूरे वर्ष में 8 महीनों अगर जल जिस क्षेत्र में भरा रहता है वो आर्द्रभूमि क्षेत्र कहलाता है। आपको क्या उस क्षेत्र में जल की उपस्थिति होगी नहीं होगी? जल की उपलब्धता होगी नहीं होगी? अब चाहिए जल की उपलब्धता जब उत्पन्न करा रहा है तो भैया ये जल आपका प्रयोग किया जा सकता है घरेलू कामों के लिए, है ना? हो सकता नहीं हो सकता भाई? तो घरेलू कार्यों में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। औद्योगिक धंधों में हो सकता नहीं हो सकता भाई? तो औद्योगिक धंधों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। जो उद्योग लगाते हैं हम, तो ऐसे कई सारे उद्योग होते हैं जिसमें वाटर की जरूरत पड़ती है, पानी की जरूरत पड़ती है, तो पानी आ सकता है यहाँ से। और बताइए कहां पर प्रयोग कर सकते हैं? विभिन्न प्रकार के हैं। कहाँ? बिल्कुल। आप जैसे कि मैंने घरेलू काम के लिए या आपके उद्योग के लिए, ये शहरी पेयजल के लिए, है ना? शहरों में आप देख रहे हैं कि पेयजल पानी पीने की बहुत समस्याएं होती हैं। कई शहरों में जो है पानी की, जैसे दिल्ली बड़ी शहर है आपका, दिल्ली जैसे शहरों में पेयजल की बड़ी आपकी क्या है? किल्लत है, दिक्कतें हैं वहां पर। तो ये आर्द्रभूमि क्षेत्र जो है वो शहरी पेयजल में भी बड़ा प्रयोग हो सकता है इनका। शहरी पेयजल में क्या हो सकता है? नहीं हो सकता है? आपको मैंने बताया कि ये जल की प्राप्ति के बहुत बड़े स्रोत हो सकते हैं। साथ ही साथ में ईंधन समझ रहे हैं आप? इमारती लकड़ी वगैरह आपसे ले सकते हैं, क्योंकि आर्द्रभूमि क्षेत्रों में वन भी पाए जाते हैं, पेड़ पाए जाते हैं, तो यहाँ से ईंधन का बड़ा स्रोत हो सकता है। ये ईंधन की प्राप्ति होती है, समझ रहे हैं आप? ईंधन। और बताइए, ईंधन तो प्राप्त होता है जब जल भराव आप जल भराव वो आए तो क्या उसमें मत्स्य नहीं होता होगा? मछली पालन भी उसमें बड़ी मात्रा में होता है, मछलियां पल जाती होंगी। तो यहाँ ही इसी वाले क्षेत्र से, यानी कि आर्द्रभूमि क्षेत्र से आप क्या कर सकते हैं? मत्स्य पालन या मत्स्य की प्राप्ति कर सकते हैं। हो सकती है मछलियों की प्राप्ति हो सकती है भैया, मत्स्य पालन। समझ रहे हैं आप? यानी कि मत्स्यों का एक बहुत बड़ा स्रोत माना जाता है आपकी आर्द्रभूमियां। और खाद्य सुरक्षा। आप मुझे बताइए खाद्य सुरक्षा में कैसे प्रयोग हो सकती है ये? खाद्य सुरक्षा कैसे हो रही है? आप देखो ना, जब आपकी इस वाले क्षेत्र में आपकी जैव विविधता ज्यादा है ना, जैव विविधता बोले तो पेड़ पौधे जीव जंतुओं की संख्या बहुत ज्यादा है, इसमें फूड वेब क्या होगी? फिर बहुत ज्यादा लंबी होने वाली है। जब फूड वेब जितनी लंबी होती है फिर खाद्य सुरक्षा उतनी तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। बताइए, इसमें जो है खाने पीने की काफी चीजें आपको मिल जाएंगी। अरे भैया मिलेंगी नहीं मिलेंगी? आर्द्रभूमि क्षेत्र जो होते हैं वो काफी बड़े खाद्य सुरक्षा के की दृष्टि से बहुत बड़े स्रोत माने जाते हैं। और बताइए, सपोर्टिंग सेवा में बताओ कौन कौन सी है? देखो सपोर्टिंग सेवाएं भी बहुत सारी, सपोर्टिंग सेवाएं। तो सपोर्टिंग सेवा में कई सारी चीजें आएंगी आपकी। सबसे पहले आ जाएगी भैया मृदा निर्माण में, है ना? एक्चुअली जो आर्द्रभूमियां होती हैं वो मृदा निर्माण में सहायक होती हैं। किसके निर्माण में सहायक होती हैं? मृदा निर्माण में। मृदा निर्माण देखो, मृदा का निर्माण में तो सहायक होती हैं। साथ ही साथ में ये मृदा के कटाव को रोकती हैं, अर्थात मृदा अपरदन में क्या होती है? सहायक मृदा अपरदन को रोकती हैं। क्या करती हैं बाबू? मृदा अपरदन अपरदन का मतलब होता है मिट्टी का कटना। एक्चुअली मैं बता दूं आपको, मिट्टी के कटाव को रोकती हैं। समझ रहे हैं आप? कैसे रोक रही हैं मैं बता दूं आपको। बिल्कुल, आप जानना चाह रहे होंगे कि भैया ये मिट्टी के अपरदन को किस प्रकार से रोक रही हैं आर्द्रभूमियां। मैं बता दूं आपको, ये तटीय क्षेत्र में भी पाई जाती हैं। कहां पाई जाती हैं? तटीय क्षेत्र में भी। तो आप देखेंगे तटों पर जब आपके चक्रवात आते हैं या फिर ज्वार आते हैं नहीं आते हैं। भारत में आप देख पा रहे हैं, ये भारत की लोकेशन, आप प्रायद्वीपीय भारत को जरा देखिएगा। ये है ना, ये बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है, समझ रहे हैं? ये आपका अरेबियन सी है। तो आप देखेंगे बंगाल की खाड़ी में कई प्रकार के क्या आते हैं? चक्रवात आते हैं। तो तटों को जो है, तटों पर इतने चक्रवात आ जाते हैं कि अब ये चक्रवात हैं तो इनमें बहुत ज्यादा शक्ति होती है। ये विभिन्न प्रकार की लहरों के साथ उठते हैं, इनमें उमड़ आती है। तो ये क्या कहते हैं? पूरे तट को तोड़ करके अंदर तक पहुंच जाते हैं भारत के। इससे क्या है? जान माल की बहुत ज्यादा हानि होती है। लेकिन इन्हीं तटों पर अगर आर्द्रभूमि क्षेत्र पाए जाते हो तो आर्द्रभूमियां क्या करती हैं? इनकी जो शक्ति होती है चक्रवातों की, ज्वारों की, है ना, तो इनकी शक्ति को कम कर देती हैं। तो अंदर तक ये ज्वार पहुंच नहीं पाते, अंदर तक ये चक्रवात नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से हमारे क्या होता है? अब मृदा अपरदन में क्या होती है?
रुकावट आती है, इनकी मृदा अपरदन या मृदा संरक्षण हो जाता है। तो चक्रवात मृदा संरक्षण के लिए क्या होते हैं, बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं, और इन पर जो काम करता है वो आपकी आर्द्र भूमि अच्छे से काम करती है। इसका मतलब जो है कि आर्द्र भूमियां मृदा संरक्षण के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी को कोई दिक्कत बताइए भाई, और कौन सी सपोर्टिंग सेवाएं इसकी? यस अब मुझे बताओ भूमिगत जल को कैसे बनाए रखना है, क्योंकि 8 महीनों तक तो जल इसमें खुद ही भरा हुआ है। तो क्या ये वाला क्षेत्र, क्या यहाँ के जो पेड़ पौधे होंगे क्या भूमि से क्या जल को अवशोषण करेंगे, क्या जल को लेंगी इसकी जड़ें? ना जी ना, उसमें खुद इतना जल है, उसमें तो जल भरा हुआ है। इसका मतलब है ये भूमि का जो जल होता है, यानी कि ग्राउंड वाटर को क्या करेंगे, ये संरक्षण प्रदान करेंगी। ग्राउंड वाटर के लिए क्या होती है, संरक्षण करती है, यानी कि जल भूमिगत जल में भूमिगत जल सुरक्षा, भूमिगत जल सुरक्षा के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं आप? आर्द्र भूमि क्षेत्र। और बताइए क्या होती है आगे है? हाँ देखो, बाढ़ व सूखे से मैंने तो आपको बता दिया कि बाढ़ व सूखे की जो बारंबारता है ना, जो आप देख पा रहे हैं जलवायु परिवर्तन के कारण बारंबारता हो रही है किसकी, इसमें बाढ़ आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा देखने को मिलती है ना। पूर्वी भारत के इलाकों में आप देखेंगे कि पूर्वी भारत इलाके में क्या है भाई, आप देखेंगे पूर्वी भारत इलाके में तराई का क्षेत्र जो है बहुत ज्यादा चौड़ा है ना। तराई रीजन पाए जाते हैं, और तराई रीजन में आप देखेंगे बहुत ज्यादा पताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। पहली बात तो वहां का ग्राउंड वाटर जो होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, तो जिसकी वजह से अगर जरा सा भी आपका नदी का स्तर बढ़ता है ना इधर पूर्व की साइड को भारत की, तो उसमें देखने को क्या मिलता है, आपको फ्लड देखने को मिलती है, यानी कि बाढ़ आ जाती है। और आपने देखा होगा कि पूर्वी साइड में उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ में बिहार ऐसे राज्य पड़ते हैं भारत के पूर्वी क्षेत्र में ना। तो कोसी नदी जो है वो बिहार में आपके लाती है ना। पश्चिम बंगाल में भी आपकी दामोदर रिवर जो है क्या कहलाती थी, बाढ़ लाती थी, और आपको पश्चिम बंगाल का शोक के रूप में जानी जाती है दामोदर रिवर। बिहार में जो है वो बिहार का शोक के रूप में कौन जाता है, कोसी रिवर को। और उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जैसे क्षेत्र जो है इधर भी आपके क्या है, बाढ़ जैसे क्षेत्र पाए जाते हैं, क्योंकि तराई रीजन है आपका। और तराई रीजन में अब बताओ, तराई रीजन है यानी कि भूमि में पानी भरा होगा, यानी कि ये आर्द्र भूमि क्षेत्र जरूर होंगे। मैंने तभी तो बताया कि कई सारे क्षेत्र हैं आपके उत्तर प्रदेश में, 10 आर्द्र भूमि क्षेत्र बनाए गए हैं, है ना। जैसे समसपुर आपका पक्षी बिहार होगा, है ना, समन पक्षी बिहार है, पार्वती अरग्गा करके है, ये सब के सब क्या है आपके आर्द्र भूमि क्षेत्र बनाए गए हैं। तो इन वाले क्षेत्र में भैया लगातार बाढ़ आती रहती है, तो इन बाढ़ को रोकने के लिए है ना कौन कौन काम करता है इन पर, आपकी आर्द्र भूमि है। और बताइए भैया, ये मिटा रहा हूं मैं, मिटा दूं क्या? चलिए बताइए भाई। बिल्कुल, तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा कैसे करता है, मैं आपको एक बार फिर मैप से बता दे रहा हूं कि आप इसे मान लीजिए भारत है ना, और यहां से क्या उठ रहे हैं, बंगाल की खाड़ी में चक्रवात उठते चले आ रहे हैं, चक्रवात उठते चले आ रहे हैं। ये चक्रवात आते हैं भैया बंगाल की खाड़ी में आते हैं चक्रवात। लेकिन आप देखेंगे कि भारत में अरब सागर में भी चक्रवात आते हैं, है ना। भारत में क्या है, अरब सागर में भी चक्रवात आते हैं, और बंगाल की खाड़ी में भी चक्रवात आते हैं। लेकिन ज्यादा इनकी बारंबारता जो है वो कहां पर देखने को मिलती है, बंगाल की खाड़ी में देखने को मिलती है, और अरब सागर में इनकी बारंबारता कम देखने को मिलती है। इसके पीछे रीजन क्या है बताइए भाई। और मैं आपको बता दूं कि जो आपके बंगाल की खाड़ी के जो है ना, बंगाल की खाड़ी के चक्रवात भारत में ज्यादा आपके हानिकारक होते हैं, जबकि अरब सागर में आने वाले जो आपके चक्रवात होते हैं वो कम हानिकारक होते हैं। इसका कारण बताइए भाई। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो आपके पश्चिमी तट है ना, ये पश्चिमी तट, इसी पश्चिमी तट पर यह कुछ द्वीप पाए जाते हैं बाबू, यहाँ पर लक्षद्वीप, और यहाँ पर भी कई सारे द्वीप हैं, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो आप ये देखेंगे ये जो लक्षद्वीप है ये प्रवाल द्वीपों से बना हुआ है, मूंगे की चट्टानों से बना हुआ है। एक्चुअली मूंगे की चट्टान होने की वजह से यहाँ पर आपके चक्रवात चकराते हैं और पीछे को लौट जाते हैं, समझ रहे हैं आप। यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार की फ्लैश पाई जा रही है, कटक पाए जा रहे हैं, तो उन कटकों से ये टकराते हैं, पश्चिमी तट पर अंदर तक नहीं पहुंच पाते हैं। और साथ ही साथ में अंदर तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं, एक रीजन ये भी है आपका पश्चिमी घाट पर्वत, समझ रहे हैं, आपने नाम सुना है इसका। पश्चिमी घाट पर्वत आपके कहां पर है, भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित है, उत्तर से दक्षिण दिशा में। अब मुझे बताओ यहाँ पर पर्वत है, जब फैला हुआ तो क्या अंदर तक ये जा पाएंगे ये चक्रवात? नहीं जा पाएंगे। इसका मतलब जो है अंदर तक नहीं जा पाते हैं, यानी कि जान माल की हानि भी कम होगी जब नहीं पहुंच पाएंगे। और आप जब देख रहे हैं कि पूर्वी तट को, तो पूर्वी तट जो है आपका क्या है, नदियों के द्वारा कट पिटा गया है। आपने देखा कि जो भारत का ढाल है वो किधर की ओर है, पूर्व की ओर है। तो सारी की सारी नदियां जो पश्चिमी घाट से बड़ी बड़ी नदियां निकल के आ रही हैं, आपकी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और विभिन्न प्रकार की नदियां, ये सब इन्होंने क्या कर रखा है कि पूर्वी घाट को काट दिया है। क्या कर दिया भैया, पूर्वी घाट को लगातार काट दिया है, जिसकी वजह से क्या है, यहाँ पर स्थान बन गए हैं। जब ये स्थान बन गए तो इन्हीं डेल्टाओं से होकर के, इन्हीं नलियों से होकर के ये आपका चक्रवात क्या कर देता है, उड़ीसा में,
पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश वाले इन वाले राज्यों में क्या है, बहुत भयंकर रूप धारण करता है, इसलिए ज्यादा जान माल की हानि होती है। समझ रहे हैं आप? इसका कारण क्या है कि एक तो ये आपका खड़ा कागार है यहाँ पर, है ना, पश्चिमी घाट पर्वत, सह्याद्री पर्वत माला है, जिसकी वजह से जो है अंदर आपके क्या नहीं पहुंच पाते हैं, चक्रवात नहीं पहुंच पाते हैं। और दूसरी कारण क्या है, इधर इधर क्यों आ रहा है बंगाल की खाड़ी में ज्यादा माल की हानि होती है, क्यों? उसके पीछे रीजन है कि ये वाला क्षेत्र जो है आपका पूर्वी घाट ज्यादा कटा फिटा है, बहुत ज्यादा काट फिट दिया, आपकी नदियों ने इसको अपर्दित कर दिया, जिसकी वजह से हमारे जो चक्रवात हैं वो भारत में अंदर तक पहुंच जाते हैं, इनकी आपका पूर्वी तट ज्यादा प्रभावित रहता है। समझ गए आप? अगला कारण इसलिए है, बिल्कुल जीन पूल के रूप में कार्य करती हैं आर्द्र भूमियां। समझ रहे भैया? किसके रूप में? जीन पूल। अब जीन पूल क्या होता है पता है आपको? जीन पूल के रूप में, जीन पूल के रूप में काम करती है। मैं बता दूं आपको, यहां पर आर्द्र भूमियां जैव विविधता का क्षेत्र मैंने बताया, हाई डेंस आपके हाई बायोडाइवर्सिटी डेंस क्षेत्र है, यानी कि उच्च जैव विविधता वाले क्षेत्र होते हैं ये। जब उच्च जैव विविधता आपकी यहाँ पर पाई जाती है तो जीन पूल की जो आपकी जो प्रोसेस है बहुत ज्यादा होती है, यानी कि यहाँ पर नए नए जीवों का निर्माण जाता होगा। मैं बताऊं आपको, क्या एक प्रजाति का जीव दूसरी प्रजाति के साथ जब संकर क्रॉस करता है, इनमें निषेचन होएगा, जब ये मिलेंगे तो एक नई प्रजाति आपकी आएगी नहीं आएगी भाई? बताइए बताइए, एक नई प्रजाति का निर्माण हो जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा मेंडल का नियम, मेंडल का नियम पढ़ा, उन्होंने बताया कि लंबे पौधे जब बौने पौधे के साथ क्रिया करते हैं, जब उनके बीच में फर्टिलाइजेशन होता है, जब उनमें निषेचन होता है, तो एक नई पौधे बनी थी, उन्हें बोलते थे संकर पौधे। क्या बोलते थे? संकर पौधे। ना उनमें ज्यादा तो बड़े बड़े का गुण था और ना ही छोटे वाला गुण, यानी कि बीच के पौधे निकल के आए थे। तो आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो रहने वाले जीव जंतु या पेड़ पौधे होंगे, क्या उनसे नई नई प्रजातियां नहीं जन्म ले रही होंगी? बिल्कुल बन रही होंगी, तभी तो इनकी जैव विविधता बढ़ती चली जा रही है। बताइए आप हमें। तो ऐसी आर्द्र भूमियां जो होती हैं, जो आर्द्र भूमि क्षेत्र होते हैं, वो जीन पूल के बहुत बड़े स्रोत होते हैं, अर्थात यहाँ पर नए नए जीवों की उत्पत्ति होती रहती है। समझ में आया ये पॉइंट? अगला विशेषता बताइए। बिल्कुल। अब मुझे बताइए कि पारिस्थितिकी उत्पादकता होगी नहीं होगी इसकी हाई, ज्यादा होगी नहीं होगी? क्यों? पारिस्थितिकी उत्पादकता मैंने बताई थी आपकी भाई, मैंने बताया था जब पारिस्थितिकी वाला चैप्टर पढ़ाया था, तो पारिस्थितिकी उत्पादकता भी बताई थी कि जहां की जैव विविधता ज्यादा, समझ रहे हैं आप? जैव विविधता क्या? जैव विविधता, जैव विविधता ज्यादा, तो फिर उत्पादकता क्या भैया? उत्पादकता वहां की एक्टिविटी भी क्या होगी? वहां की ज्यादा ही होगी। समझ रहे हैं आप? खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, यानी कि ये सब जो निर्भर करते हैं वो जैव विविधता पर डिपेंड करते हैं, और जैव विविधता किसी क्षेत्र की ज्यादा होती है तो उस क्षेत्र की उत्पादकता ऑटोमेटिकली क्या होगी? बहुत ज्यादा हो जाएगी। अगली विशेषता क्या है? क्या? उच्च जैव विविधता। हाँ देखिए, मुझे बताइए, जो आर्द्र भूमियां होंगी ना, उसमें उच्च जैव विविधता पाई जाएगी। जब उच्च जैव विविधता पाई जाएगी तो क्या प्रजातियों में विविधता नहीं होगी? बिल्कुल भैया। तो अलग अलग प्रकार की प्रजातियां देखने को मिलेंगी आपको, ज्यादा जीव जंतु रहना है, यहाँ की जैव विविधता क्या है? बहुत ज्यादा हाई है, विविधता बहुत ज्यादा है। तो प्रजातीय जैव विविधता कैसी होगी बताओ? प्रजातीय जैव विविधता भी भैया बहुत ज्यादा वेरिएंस करेगी। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के प्रजातियां पाई जाएंगी जीवों की, शेर, भालू, हिरन, है ना, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे। तो आप देखेंगे आर्द्र भूमियों में प्रजातीय जैव विविधता भी बहुत ज्यादा पाई जाती है। अगली विशेषता क्या? बिल्कुल, प्रवासी पक्षी जो होते हैं। अब ये प्रवासी पक्षी क्या होते हैं, आप मुझे बता सकते हो भाई? प्रवासी पक्षी, देखो प्रवासी पक्षियों के बहुत बड़े क्या होते हैं, ये आश्रय स्थल होते हैं। आर्द्र भूमियां जो होती हैं, आर्द्र भूमियां जो होती हैं वो प्रवासी पक्षियों के बहुत बड़े आश्रय स्थल होते हैं। आश्रय स्थल बोले तो उनको रहने की जगह देते हैं, उनको रहने की जगह प्रदान करते हैं। कौन? आर्द्र भूमियां। नाम सुना होगा आपने नल सरोवर, नाम सुना नल सरोवर अभ्यारण्य का? नल सरोवर, नल सरोवर। और बताइए, केवलादेव का नाम सुना? केवलादेव का अभी बताया था कि भारत की जो पहली आर्द्र भूमि है वो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ही है ना? केवलादेव, केवलादेव। आप देख पा रहे हैं ये कहां पड़ेगा बाबू में? और केवलादेव कहां पड़ता है? ये राजस्थान में पड़ता है जी, राजस्थान में। तो ये दोनों के दोनों जो हैं आपकी आर्द्र भूमि क्षेत्र हैं। यहां पर आप देखेंगे कि रूस से चल करके, रूस के साइबेरियन क्षेत्र से चल करके आपके कुछ लोग जो हैं, कुछ लोग मतलब कुछ पक्षी जो हैं इस वाले क्षेत्र तक आते हैं। कहां पर? नल सरोवर में और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पहुंचते हैं। और ये क्षेत्र जो है उन आपके जो साइबेरियन क्रेन है ना, उन साइबेरियन क्रेन के लिए आश्रय प्रदान करते हैं। समझ रहे भैया? यानी कि आप देख पा रहे हैं कि जो प्रवासी पक्षी होते हैं, तो
तो प्रवासी पक्षी जो हैं जहां पर रहते हैं ना उस वाले क्षेत्र को आर्द्रभूमि कहा जाता है। आर्द्रभूमि कहा क्या जाता है कि मतलब ये क्षेत्र जो है उनके लिए ज्यादा अनुकूल है, ज्यादा अच्छी इनके लिए क्या है अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं, इसलिए ये क्षेत्र ये जो पक्षी होते हैं वो आर्द्रभूमि को चुनते हैं। और ज्यादातर आपने देखा होगा कि जो वहां पर पक्षी आ रहे हैं वो नल सरोवर में आते हैं और साथ ही साथ में कहाँ आते हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। तो ये दोनों क्षेत्रों में आपके प्रवासी पक्षियों के लिए आने की या रहने की आदर्श दशाएं पाई जाती हैं, जिसके कारण जो है ये लोग जो है यहाँ पर आकर के रहते हैं। अगली विशेषता, संकटग्रस्त जो प्राणी होते हैं या आपके वो आपके जीव जंतु हैं उनको उनके लिए भी जो है आश्रय स्थल का रूप में काम करते हैं। संकटग्रस्त समझ रहे हैं आप, संकटग्रस्त प्राणी मतलब कौन होते हैं, देखिए जो ऐसे जीव जंतु जो आपके जो है क्या हो खत्म होने के कगार पर हो, समाप्ति के कगार पर हो, बस सबके सब क्या कहलाते हैं भैया, जिनके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगने वाला हो, है ना, वो होते हैं संकटग्रस्त, वो खत्म होने वाले हैं या फिर वो कहीं ना कहीं विलुप्ति होने के कगार पे आ गए हैं। जैसे आपने मॉरिशस का डोडो पक्षी का नाम सुना होगा, डोडो पक्षी, समझ रहे हैं आप, आज की दिशा में वो क्या है, वो संकटग्रस्त हो चुका है, समझ रहे हैं, विलुप्त हो चुका है, विलुप्त प्राय बना दिया डोडो पक्षी। आपने सुना ये डोडो पक्षी का, डोडो पक्षी, तो ये डोडो पक्षी भैया आपका क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है, समझ रहे हो, विलुप्त की कगार पर है। तो आप देखेंगे जो ऐसे जीव जंतु या ऐसे पक्षी जो आपकी विलुप्त की कगार पर आते हैं, संकटग्रस्त हो जाते हैं, आर्द्रभूमियां ऐसे जीव जंतुओं के लिए आश्रय स्थान प्रदान करती हैं, क्या करती हैं, आश्रय के रूप में रहती हैं। अगला कारण, अगली विशेषता क्या है, क्या, बहुत बड़े स्रोत है, कितना कितना अच्छा जवाब है। मुझे बताओ कि क्या यहाँ पर ये ऑक्सीजन के बहुत बड़े स्रोत होंगे, नहीं होंगे, ऑक्सीजन यहाँ से प्रोड्यूस होगी नहीं होगी, बताइए आप, बिल्कुल होगी, क्योंकि ये भैया यहाँ पर जो है वो पेड़ पौधे बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। साथ ही साथ में शैवाल, कुछ प्रकार के शैवाल भी होते हैं जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, समझ रहे हैं आप। वैसे जंतु तो आपके करते नहीं है ना, लेकिन शैवाल कई सारे ऐसे शैवाल हैं जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। पौधे तो करते ही हैं, इसलिए तो ये प्राथमिक क्या कहलाते हैं भैया, प्राथमिक पोषक कहलाएंगे ना, ये उत्पादक तो है ना, खाली उत्पादक है, प्राथमिक पोषक क्यों कहलाएंगे, क्योंकि इन पर निर्भर रहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, कौन रहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता इन पर निर्भर रहते हैं, तो प्राथमिक पोषक कहलाते हैं, समझ गए आप, जिनसे पोषण की प्राप्ति होती है। अगली विशेषता, बिल्कुल जी, ये मुझे बताइए आप, इतनी जब जीव जंतु यहाँ पर रह रहे हैं, इतनी विविधता है यहाँ पर, क्या लोगों के लिए ये आकर्षण के केंद्र नहीं बनेंगे, लोग बाग यहाँ पर घूमने फिरने के लिए नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे जी। ये इनके बहुत बड़े स्रोत होते हैं, क्या होते हैं, पर्यटन के स्रोत भी हो सकते हैं, पर्यटन के स्रोत हो सकते हैं, है ना। और मुझे बताइए कि क्या यहाँ पर जब इतनी ग्रीनरी पाई जा रही है, इतनी हरियाली पाई जा रही है, तो आपके मनमोहक दृश्य आपको देखने को मिलेंगे, इस पर आप साहित्य नहीं लिख सकते, साहित्य तो लोग बागों के लिए संतुष्टि का, है ना, एक अच्छा माहौल देने का ये आर्द्रभूमि काम करती है, और साथ ही साथ में साहित्य, इन पर साहित्य भी लिखा जा सकता है भैया, साहित्य भी लिखा जा सकता है, कहानी नाटक रचे जा सकते हैं, फिल्म पे कोई डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बनाई जा सकती है ना। बताइए आप हमें, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बना करके हम क्या कर सकते हैं, आर्द्रभूमियों का संरक्षण के लिए लोगों में जन जागरूकता फैला सकते हैं, समझ रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि कितनी विशेषता है, जैसे भिस्पर, एलिफेंट भिस्पर बनाई थी, है ना भैया, आपने सुना, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री थी, उसके लिए जो है अवार्ड भी मिला था इंडिया को, बताइए, ऑस्कर अवार्ड मिला था, नहीं मिला था, तुमने सुना नहीं था, अभी जो है एलिफेंट के ऊपर कहानी बनाई थी, दो बूढ़े और बूढ़ी जो है उसमें थी, उन्होंने पूरी को एक हाथनी को कैसे काम किया था उस पर, कितनी अच्छी इंग्लिश मूवी थी वो, इंग्लिश है, हाँ इंग्लिश मूवी थी, आपने देखा होगा एलिफेंट विस्पर, हाँ भैया 40 मिनट की मूवी थी, बिल्कुल आपने देखी थी भाई, मैंने भी देखी थी, अच्छी मूवी थी। उसमें एलिफेंट के साथ कैसा व्यवहार दिखाया जाता है, और वो कैसे क्रिया करते हैं, कैसे निषेचन करते हैं, वो कैसे रहते हैं, एक दूसरे को कैसे आकर्षित करते हैं, इनका क्षेत्र कैसे पाया जाता है, वो सब उस मूवी में बाखूबी दर्शाया गया है, समझ रहे हैं आप। एलिफेंट विस्पर ऑस्कर के लिए विनिंग भी है, ये ऑस्कर विनिंग, बिल्कुल बिल्कुल वो भी दिखाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि इतनी चीजों का स्रोत हमारी आर्द्रभूमियां हैं, तो क्या इनका संरक्षण करना नहीं है भैया, इनका संरक्षण करना जायज बनता है, क्या बनता है भैया, जायज बनता है, क्योंकि अगर इनका संरक्षण नहीं होगा तो फिर पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा, और पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा इसका मतलब मानवीय संकट होएगा, मानवीय जीवन पर संकट उत्पन्न हो सकता है, समझ रहे हैं आप। तो भैया आर्द्रभूमियों का संरक्षण करना चाहिए, इसके लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ प्रयास किए गए हैं, है ना भाई, क्या किए गए हैं,
अंतरराष्ट्रीय प्रयास किए गए। उन अंतरराष्ट्रीय प्रयासों को समझिए। उन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मतलब समझ रहे हैं आप, पूरे विश्व के देशों ने मिलकर के कुछ प्रयास किए हैं कि भैया आर्द्र भूमियों का क्या किया जाएगा, संरक्षण किया जाएगा। तो अंतरराष्ट्रीय प्रयास क्या है, फिर भारतीय प्रयास क्या है, हम उन पर भी बात करेंगे। भारतीय राज्यों में कौन कौन सी आर्द्र भूमियां हैं, वो कौन कौन से राज्य में कौन कितनी और कहां पाई जाती है, उनको कब टैग ये मिला है, ये सब प्रश्न आपके बनने वाले हैं प्री में, और साथ ही साथ में मेंस में भी आप ये मैप बना करके अगर लिख देंगे तो आपका काम चल जाएगा, बहुत बढ़िया आपको नंबर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अंतरराष्ट्रीय प्रयास। भाई इतनी चीजें हो रही है, क्या इनका संरक्षण करना उचित नहीं बनता? भाई आप देख रहे हैं ऑक्सीजन के बहुत बड़े स्रोत हैं, पर्यटन हो रहा है, जीव जंतु का बहुत ज्यादा आश्रय मिलता है, संकट प्राणी मिल जाते हैं, जैव विविधता के बहुत बड़े स्रोत हैं, है ना, कार्बन श्रृंख को करने वाले। अगर ये कार्बन श्रृंख नहीं होगा तो फिर काम ही खराब हो जाएगा हमारा। तो ये इन सब चीजों को देखते हुए, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इन आर्द्र भूमियों का संरक्षण किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए? बिल्कुल इनका संरक्षण किया जाना चाहिए। और आपको भी भैया ऐसे क्षेत्रों पर क्या है, ध्यान देना चाहिए। अगर गांव में अगर कोई झील वगैरह है तो झील की सफाई नित्य ही आपको करवा देनी चाहिए। ग्राम प्रधान को बुला करके उनको अवगत करवाना चाहिए कि भैया झील में क्या है, या हमारे तालाब में गाँव के क्या है, गंदगी काई बहुत ज्यादा फैल गई है, इसका पानी जो है वो पीने योग्य नहीं है, जानवर वगैरह इसमें मर घुट के, प्रधान से शिकायत चाहिए। क्यों लगा दोगे? नहीं कर दियो अब यार, है नहीं? ग्राम प्रधान से कह करके अपने गांव के तालाब और झीलें साफ की कराई जा सकती हैं। आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, और आप नहीं बोलेंगे, आप अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर कौन उठाएगा, है ना? गांव के लोगों को, जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनको बताओ, उनका महत्व, तालाब का महत्व बताओ, नहर का महत्व बताओ, उनको महत्व समझ में आ गया तो फिर गांव के बड़े बूढ़े खुद बात कर लेंगे प्रधान जी से, है ना जी? है अच्छा, बच्चों की आवाज दबा दी जाती है? ऐसा नहीं है, सही लोगों को समझाओ ना, गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको समझाओगे तो समझ में आ जाएगा, जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, इन चीजों को जानते हो। अच्छा, तुम्हारे टाइम पे ऐसा नहीं था, चलिए कोई बात नहीं है ना? आर्द्र भूमि संरक्षण के उपाय, प्रयास, आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयास। अंतरराष्ट्रीय, मुझे बताओ, गिनवाओ भैया, अंतरराष्ट्रीय प्रयास इन्होंने कौन कौन से किए हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से प्रयास हो रहे हैं? सबसे पहले इन्होंने किया है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भैया, क्या? रामसर समझौता। रामसर अभिसमय में है ना, रामसर अभिसमय, तो ये पढ़ना है जी हमें, रामसर अभिसमय। क्या पढ़ना है जी? विश्व आर्द्र भूमि दिवस, विश्व आर्द्र दिवस पढ़ना है। तीसरा क्या पढ़ना है जी? हाँ, मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड, समझ रहे हो इसका मतलब? मॉन्ट्रैक्स, मॉन्ट्रैक्स। और क्या पढ़ना है मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड के बाद? क्या? वेटलैंड इंटरनेशनल एक संस्था है, ये समझ रहे हो आप? वेटलैंड, वेटलैंड इंटरनेशनल, वेटलैंड इंटरनेशनल। और एक और पढ़ेंगे हम, वेटलैंड ब्यूरो, है ना? रामसर ब्यूरो या वेटलैंड ब्यूरो एक ही बात है जी, इंग्लिश में तो कह रहे हैं रामसर ब्यूरो। ये प्रयास किए गए हैं भैया कुल मिलाकर के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। क्या है आपके? ये आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए किए गए प्रयास हैं, है ना? आर्द्र भूमि, अब समझेंगे भैया क्या है कि आर्द्र, रामसर अभिसमय क्या है, विश्व आर्द्र दिवस क्या है ना, मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड क्या है, साथ ही साथ में वेटलैंड इंटरनेशनल क्या है, और आपका रामसर ब्यूरो क्या है। आपको मैं बता दूं, अब तक यूपीएससी ने वेटलैंड इंटरनेशनल पे सवाल रखा है, मॉन्ट्रैक्स पे भी पूछ लिया गया है, दिवस से भी पूछा गया है, इससे भी पूछा गया है। रामसर ब्यूरो पे अभी तक सवाल नहीं बना है, समझ रहे हो आप? लेकिन हो सकता है, संभावना है कि रामसर ब्यूरो पर भी सवाल आगे देखने को मिल जाए। तो पहले तो हम इसे पढ़ेंगे, उसके बाद में रामसर ब्यूरो पर भी बात करने वाले हैं। सही है भाई, रामसर ब्यूरो पे भी बात करने वाले हैं। तो चलिए, रामसर अभिसमय, रामसर समझौता क्या है, रामसर कन्वेंशन क्या है, इस पर बात करते हैं। तो ये है आपका कन्वेंशन, रामसर कन्वेंशन जो है आपका अंतर सरकारी समझौता है। क्या है बाबू? अंतर सरकारी समझौता, अंतर सरकारी समझौता। और मैंने आपको बताया जो इंटर गवर्नमेंटल जो आपकी कन्वेंशन होते हैं वो क्या होते हैं? बाध्यकारी होते हैं। समझ रहे हैं आप? क्या है ये? बाध्यकारी समझौता है, इसका मतलब ये बाध्य है, जो सदस्य देश होंगे यहाँ के इस अभिसमय के, है ना, इस अभिसमय पर जिसने भी हस्ताक्षर किए हैं,
इस अभिसमय में जो भी शामिल देश हैं वो इन्हीं सभी जो नियम कानून बनाए गए होंगे आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए, क्या उनको मानने के लिए बाध्य होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल उसको मानने के लिए बाध्य हैं वो, है ना। तो ये बाध्यकारी समझौता है, ये बाध्यकारी समझौता है, समझ रहे हैं? बाध्यकारी समझौता। अगर आपसे पूछ लूं ये हुआ कब है, तो मैं आपको बता चुका हूं कि ये 2 फरवरी 1900 कब हुआ था भाई? 2 फरवरी 1971 में हुआ है, ध्यान रखना आप। और ये हुआ कहाँ है? तो ईरान में हुआ है। कहाँ हुआ है? ईरान शहर में, ईरान। और ईरान के कौन से शहर में हुआ था ये? ईरान देश के रामसर में, है ना, रामसर में हुआ था ये, रामसर। और ये रामसर क्षेत्र जो पड़ता है वो कैस्पियन सागर के तट पर पड़ता है। तट पर पड़ेगा ये कैस्पियन सागर पर। कि जो आपका ईरान शहर, ईरान देश है, उसमें रामसर एक शहर पड़ता, उसी ये शहर जो है वो कैस्पियन सागर के तट पर है, यानी कि कैस्पियन झील के तट पर है। उसी शहर में जो है 2 फरवरी 1971 में ये समझौता, ये अभिसमय जो है वो हुआ था, संपन्न हुआ था। और ये अभिसमय जो लागू किया गया है, एक्चुअली इसको लागू करने का पूरे वैश्विक स्तर पर ये लागू जब हुआ था, ये हुआ था 1975 में। कब हुआ भैया? 1975 में। ये अभिसमय कब लागू हुआ है? 1975 में। लेकिन मैं बता दूं आपको 1975 में भी भारत इसका सदस्य राष्ट्र नहीं था। क्या है? भारत इसका सदस्य राष्ट्र नहीं था। भारत जो सदस्य बना है, बिल्कुल भारत जो है इसका सदस्य बना है। भारत ने जो हस्ताक्षर किए हैं, हस्ताक्षर वो कब किए थे? 1982 में जी, 1982 में भारत प्रॉपर तरीके से रामसर अभिसमय का क्या है? सदस्य राष्ट्र बना है, प्रॉपर तरीके से, है ना। 1 फरवरी 1982 को, ये डेट भी याद रख सकते हैं आप, 1 फरवरी 1982 को। क्या आपसे डेट समित पूछ सकता है कि 1 फरवरी 1982 को क्या हुआ है? भारत रामसर अभिसमय का सदस्य राष्ट्र बना, है ना, कोई दिक्कत? और 1981 में भारत में पहली रामसर साइट बनाई गई थी, कौन कौन? चिल्का लेक, सबसे पहले चिल्का और केवलादेव, है ना, केवलादेव। तो ये दोनों रामसर साइट जो है भारत में बनाई गई थी पहली, और जो कब बनाई गई थी? 1981 में बनाई गई थी, 1981 में। केवलादेव आपके राजस्थान में और चिल्का लेक आपकी उड़ीसा में, समझ गए भाई? तो ये आपका, आप समझ पा रहे हैं, ये रामसर अभिसमय है। और रामसर अभिसमय के तहत जो है ये सरकारी समझौता है, बाध्यकारी समझौता है। इसके तहत जितने भी राष्ट्र होंगे इसके लिए बाध्यकारी होंगे। ये क्या होंगे? सारे के सारे नियम कानून क्या होंगे? बाध्यकारी होंगे, कि आपको आर्द्र भूमि को संरक्षित करना ही पड़ेगा। अगर कोई देश इसके खिलाफ जाता है, वो संरक्षण नहीं करता है, तो उसके प्रति जो है वो कार्रवाई की जाती है। सही है भैया, एक प्रोसीजर होता है, उसके माध्यम से उन देश पर कार्रवाई की जाएगी। अब आइए विश्व आर्द्र भूमि दिवस। एक्चुअली मैं बता दूं आपको विश्व आर्द्र भूमि दिवस क्यों मना रहे हैं। विश्व आर्द्र भूमि जो दिवस मनाया जा रहा है वो जन जागरूकता के लिए बनाया जा रही है, समझ रहे हैं आप। कोई भी डे बना रहे हैं हम, इसका मतलब ये होता है कि उसकी जो अवेयरनेस है उसको बढ़ा दिया जाए उस क्षेत्र के लिए, समझ रहे हैं आप। जो लोग बाग हैं उसमें जो है जागृति आ जाए, जागरण आ जाए, लोग बाग जानने लगे कि भाई आर्द्र भूमि है क्या। आर्द्र भूमि दिवस हम जब सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उसका मतलब केवल एक ही है कि भैया हम जो है आर्द्र भूमि के महत्व को समझाना चाहते हैं दुनिया को, समझ रहे हैं आप। और दुनिया में आप देख रहे हैं विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो मनाते हैं हम 2 फरवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं बाबू? 2 फरवरी। एक्चुअली 2 फरवरी को हम क्यों मना रहे हैं, इसके पीछे एक रीजन है। आप देख पा रहे हैं कि जो समझौता हुआ था रामसर अभिसमय, ये 2 फरवरी को 71 में हुआ था, जिसकी वजह से आप देख पा रहे हैं कि हर साल, हर वर्ष जो है, हर वर्ष 2 फरवरी को हम आर्द्र भूमि दिवस मनाते चले आ रहे हैं, आर्द्र भूमि दिवस मनाते चले आ रहे हैं। और आपको मैं बार बार बताना चाह रहा हूं कि कोई भी दिवस जो बनाते हैं वो उस क्षेत्र में जन जागरूकता, जन जागरण के लिए मनाया जाता है। यह घोषित किया जाता है कि लोग बाग उससे अवेयर हो जाएं, इसका क्या महत्व है, ये प्रकृति के लिए कितना जो है वो जरूरी है, समझ रहे हैं आप। तो मैं आपको बता दूं कि 2025 ये जो है 1971 से नहीं मनाया जा रही है। इसका जो पहली बार विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो बनाया था हमने 1997 में। कब बनाया भैया? ऐसा मैं बताऊं कि 1997 से क्या है, पहली बार या प्रथम बार जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस बनाया गया था वो कब बनाया गया था? 1997 में बनाया गया था। 1997 से आज तक लगातार हर वर्ष हम क्या रखते हैं? आर्द्र भूमि दिवस मना रहे हैं। और हर वर्ष जो है इसकी एक थीम रहती है ना। जैसे इससे पहले जो आपकी थीम रही थी 2025 से पहले, तो वेटलैंड एंड वाटर, क्या था उसकी थीम थी? वेटलैंड और वाटर।
लेकिन आज के समय में आज की जो इसकी 2025 की थीम है वो क्या है पता है आपको? 2025 की जो थीम है वो क्या है इसकी, बताइए। हाँ बिल्कुल, अपने साझा भविष्य के लिए, हमारे साझा भविष्य के लिए वेटलैंड की सुरक्षा। ये हर साल नहीं बनती है, समझ रहे आप? हर साल ये करंट अफेयर का क्वेश्चन बन जाएगा आपका। हर एक तो जब तुम पेपर देने के लिए जाओ तो 2 फरवरी की डेट को जरूर, और 5 जून आप देख रहे हैं ना, जो एनवायरमेंट से संबंधित चीजें हो, तो जो आपके दिवस एनवायरमेंट से संबंधित है उनका डाटा आप क्या कर लेंगे, अपडेट करके जाएंगे। 2025 में जो है वो हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि का संरक्षण, ये इसकी क्या है, थीम है। क्या बाबू, ये इसकी थीम है, तो थीम को जरूर याद रखना 2025 वाली। तो ये मुझे लगता है कि आपको आया होगा। अब आओ मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के ऊपर। बाबू मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या होते हैं, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है, इसके बारे में जान लो। सबसे पहले आप मुझे बताओ कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का संबंध किससे है? आर्द्र भूमि से। किससे भैया? आर्द्र भूमि से। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का संबंध क्या है? आर्द्र भूमि के संरक्षण से है ना, आर्द्र भूमि से संबंध रखते हैं मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। तो ये मैं मिटा रहा हूं इधर क्या, फिर इधर जो है इसको एक्सप्लेन करते हैं। मिटा दें हैं? पानी वगैरह है क्या भाई? कितनी समय चलेगी और क्लास? कितने बज गए? इसको खत्म करते हैं ना फिर कंप्लीट हो जाएगी क्लास आपकी। हिस्ट्री वाले सर आए नहीं ना आज, तबीयत खराब थी उनकी। अच्छा अच्छा, लीजिए। अब क्या आ रहा है भाई, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड की तो आ रही है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड कुछ भी नहीं है, ये एक किताब के रूप में मान लीजिए, समझ रो। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में वह आर्द्र भूमियां शामिल की जाती हैं जिनके ऊपर ज्यादा संकट है। क्या है बाबू? ज्यादा संकट है, यानी कि वहां की जो प्रजातियां जीव जंतु हैं या तो वो विलुप्त आपके संकट की स्थिति में आए हुए हैं, या फिर संकट की स्थिति में वो संकटग्रस्त होने वाले हैं, समझ रहे हैं? यानी कि वहां पर जैव विविधता का ह्रास लगातार बहुत बहुत तीव्रता के साथ होने वाला है, समझ रहे हैं आप? यानी कि जैव विविधता ह्रास के लिए संवेदनशील जो क्षेत्र होते हैं, जो आर्द्र भूमियां होती हैं, उन्हीं को क्या कर दिया जाता है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है भाई? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है। मतलब जहां पर आपकी जैव विविधता जो है वो ज्यादा क्या हो, संकटग्रस्त मामले में आ जाए, संकटग्रस्त स्तर पर आ जाए, या तो विलुप्त की कगार पर आ जाए, तो उन वाले क्षेत्रों को, उन वाली आर्द्र भूमियों को क्या करते हैं हम, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल कर देते हैं। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। अब ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में बताओ कितनी आर्द्र भूमियां शामिल है भारत की, बताइए भाई कौन कौन सी हैं? बताइए सबसे पहली कौन सी है? देखो केवलादेव मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में है, केवलादेव, केवलादेव, यानी कि जो भारत की जो पहली आर्द्र भूमि थी है ना वो, और साथ ही साथ में चिल्का, 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 और साथ ही साथ में लोकटक, लोकटक झील, लोकटक, लोकटक झील। एक्चुअली बता दूं आपको, ये 3 नहीं है, 2 ही हैं। जब मैं बताऊं आपको, केवलादेव और चिल्का, इन दोनों को क्या किया गया था, साथ में किया गया था शामिल। कहां पर? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में। लेकिन 2002 में क्या है, 2002 में चिल्का लेक को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से बाहर कर दिया गया है, निकाल दिया यहां से। अब ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल नहीं है। इसलिए आपकी 2 ही चीजें हैं आपकी, केवलादेव नेशनल पार्क और साथ ही साथ में कौन सा, लोकटक झील। ये 2 क्षेत्र ऐसे हैं जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भारतीय क्षेत्र शामिल है, यानी कि भारत की 2 आर्द्र भूमियां हैं जो क्या हैं, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल हैं। चिल्का लेक भी थी, मैं थी वर्ड बोल रहा हूं, ध्यान रखना, चिल्का लेक भी थी, लेकिन अब नहीं है। 2002 में ये क्या कर दी गई है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से बाहर कर दी गई है। अच्छा, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में कौन सी आर्द्र भूमियां डाली जाती हैं, जिन पर आपकी संकट की स्थिति मंडरा रही हो, बहुत ज्यादा जैव विविधता का वहां पर ह्रास हो रहा हो, उस आर्द्र भूमि का बहुत ज्यादा दोहन हो रहा हो, मानवीय हस्तक्षेप बहुत ज्यादा बढ़ गया हो, समझ रहे हैं आप?
मानवीय हस्तक्षेप का बढ़ने का मतलब समझ रहे हैं, जब जब मानव हस्तक्षेप करेगा इन क्षेत्रों पर तो दोहन ही करेगा, और दोहन के माध्यम से वो क्या उस आर्द्र भूमि में संकट नहीं आ जाएगा, बिल्कुल वहां के जीव जंतु को मारने लगेगा, पेड़ पौधों को काटने लगेगा। तो ये जो है आपकी अति संवेदनशील होते हैं ये वाले क्षेत्र। तो आप देखेंगे केवलादेव राजस्थान का मणिपुर में, मणिपुर है ना भाई, मणिपुर में पड़ती है ये लोकटक झील। मुझे बताओगे कौन सी दो पहाड़ियों के बीच में पड़ती है? पूर्वी मणिपुर पहाड़ी और लेमाटोल पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? पूर्वी मणिपुर पहाड़ी और लेमाटोल पहाड़ियों के बीच में, पूर्वोत्तर भारत की। कहां की? हमारे पूरे पूर्वोत्तर भारत बोले थे, उत्तर पूर्व जो डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट है, जिसे सेवन सिस्टर के नाम से जानते हैं, ये वाला रीजन जो है आपका, है ना, ये आप देख पा रहे हैं, ये मणिपुर राज्य है ना भाई। यहाँ पर पाई जाती है दो श्रेणी, एक आपकी पूर्वी मणिपुर पहाड़ी और एक आपकी लेमाटोल पहाड़ी। इन दोनों पहाड़ियों के बीच में जो है आपकी कौन सी झील है? लोकटक झील है। अच्छा मुझे बता सकता है कोई लोकटक झील में जो है कौन सा नेशनल पार्क पाया जाता है? केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, मैं आपको बताऊं। और केबुल लामजाओ के बारे में अगर विशेषता कोई बता सकता तो बताएं कि ये पूरे विश्व का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो कि क्या है, तैरता हुआ नेशनल पार्क है केबुल लामजाओ। और मैं बताऊं आपको, ये एक हिरन के लिए प्रसिद्ध है, जैसे हम डांसिंग डियर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? डांसिंग डियर। अच्छा जब ये तैर रही है, झील के ऊपर ही तो तैर रहा है ये नेशनल पार्क, तो ऐसे कौन से अवशेष हैं जिनके ऊपर ये तैरता है? फुमडी, उन्हें क्या कहा जाता है? फुमडी कहा जाता है, फुमडी। उन फुमडी अवशेषों के ऊपर ये क्या है, नेशनल पार्क तैरता हुआ दिखाई देता है। जब ये हिरन एक जगह पे खड़ी रहती है ना, तो ये पानी के ऊपर जो है परत जो है, इसकी परत, अवशेषों की परत हिलती रहती है। दूर से देखने पे ऐसा लगता है कि ये जो हिरन है वो क्या कर रही है, डांस कर रही है, इसलिए इसको डांसिंग डियर कहते हैं। और जो मैं बता दूं, मणिपुर का राजकीय पशु भी है ये डांसिंग डियर, समझ रहे हैं आप? मणिपुर का राजकीय पशु भी इसको घोषित किया गया है। चलिए भाई, तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या था, आपको ये समझ में आया है? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के बारे में ये जान लेना, आप ये समझना कि ऐसी आर्द्र भूमियों को उन मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में डाल दिया जाता है या रखा जाता है जो ज्यादा संवेदनशील हो जैव विविधता के लिए, या वो संकटग्रस्त की स्थिति में आ गई हो। समझ में आ गया? चलिए भाई, तो ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड भी हो गया। कौन सा अगला टॉपिक क्या है? वेटलैंड इंटरनेशनल। वेटलैंड इंटरनेशनल की सॉरी, इसका स्थापना तो खैर पूछा नहीं जाता, इसका मुख्यालय पूछा गया भाई। वेटलैंड इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वो आपका स्विट्जरलैंड में पड़ता है। देखो ये क्षेत्र पूछेगा, वेटलैंड इंटर, ये एक संस्था है क्या बाबू? ये इंटरनेशनल काम करती है क्या? इसको लेकर के, आर्द्र भूमियों को लेकर लिए, आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए ये जन जागरूकता बढ़ाती है। इसका काम क्या है? जन जागरूकता बढ़ाना, लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करना, लोगों में अवेयरनेस करना, समझ रहे हैं आप? यानी कि ये क्या किस पे करती है? व्यक्तिगत स्तर पर। किस पर? व्यक्तिगत स्तर पर लोगों को समझाती है कि भैया क्या करना चाहिए आपको, आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि आर्द्र भूमि पर्यावरण हितैषी है। क्या है भैया? पर्यावरण हितैषी है। तो आप समझ जाना, इसका मुख्यालय अगर किया जाए, इसका हेडक्वार्टर तो कहां पड़ता है? ये ग्लैंड में, ग्लैंड। और ग्लैंड जो जगह पड़ती है कहां पड़ती है? स्विट्जरलैंड में पड़ती है, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड बताओ कौन से महाद्वीप में पड़ता? यूरोप महाद्वीप में। बताओ कौन सा पर्वत है यहां पर? है नहीं, ज्यादातर विस्तार आल पर, लेकिन जूरा पर्वत है ना भैया, जूरा नाम सुना है? जूरा पर्वत का, हाँ इसके अंदर ही तो बात कर रहे हैं हम। वो तो आप जो आल्पस बता रहे हैं वो सीमा पर है दो देशों की। बिल्कुल बढ़िया पहुंच रहे हैं कि आप वहां पर आल्पस तक पहुंचे, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आल्पस पर्वत भी यहाँ पर विस्तृत है। लेकिन आप देखेंगे कि स्विट्जरलैंड का जो अपना पर्वत है ना, वो कौन सा पर्वत है? जूरा पर्वत, जूरा पर्वत। क्या भैया जी, मुझे बता सकते हो स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न। इंपोर्टेंट है ये भी, ये कई बार पूछी गई है कि मैच द फॉलोइंग में राजधानी बर्न है, समझ रहे हो आप? और लैंडलॉक्ड है ये, यूरोप का एक देश है, कैसा है? लैंडलॉक्ड, काफी अमीर देश है ना, काफी अमीर है स्विट्जरलैंड। ज्यादातर मुख्यालय स्विट्जरलैंड में देखने को मिल जाएंगे, बड़ी बड़ी संस्थाओं के हैं, बिल्कुल टूरिज्म में। और मैं बता दूं आपको, जो भारतीय करेंसी है ना, नोट, आपने देखा भारतीय नोट आते हैं, जो भारतीय नोट है वो स्विस बैंक में जाते हैं, है ना। जितने भी हमारे देश के नेता जो आपके करप्शन वाले नेता हैं, जो क्या करते हैं, घोटाले कर लेते हैं, वो घोटाले कर करके जो पैसा जमा करते हैं ना, वो स्विस बैंक में करते हैं। स्विस बैंक का मतलब है स्विट्जरलैंड में भेज देते हैं,
फिर उनके बच्चे जो हैं वो स्विट्जरलैंड में, कोई इंग्लैंड में पढ़ रहा है, कोई फ्रांस में पढ़ रहा है, कोई कहीं पढ़ रहा है ना। तो ये हमारे देश का पैसा स्विस बैंक में रख देते हैं। तो ये स्विट्जरलैंड है, ये वाला देख लो इसको बढ़िया तरीके से, समझ लो। स्विट्जरलैंड काफी अच्छा देश है, बहुत डेवलप्ड देश है, समझ लो। और हमारी देश की जो करेंसी नोट है, एक्चुअली जो नोट बनने के लिए कागज आता है ना, ये कागज स्विट्जरलैंड से आता। कहां से आता बाबू? जो आपके जेब में 500 का नोट पड़ा हुआ है, 1000 का नोट पड़ा हुआ है, या 100 का नोट पड़ा हुआ है, ये सब के सब कागज आए हुए हैं स्विट्जरलैंड के कागज। कहाँ के कागज है ये? स्विट्जरलैंड से आता है। फिर उनसे जो है उसको हम अपने पूरी मोहर लगा करके, गांधी जी का फोटो छाप करके पैसे निकाल रहे हैं, दड़ा दड़ा। ये कागज आता स्विट्जरलैंड से। कोई दिक्कत किसी को? चलिए भाई, तो वेटलैंड इंटरनेशनल का काम क्या है? काम लोगों में जन जागरण फैलाना। लोगों में क्या करना? जन जागरण फैलाना। किसको लेकर के? आर्द्र भूमि को लेकर के। अब आ रहे हैं किसके बारे में? रामसर ब्यूरो के बारे में। भाई रामसर समझिए, रामसर ब्यूरो, रामसर ब्यूरो, राम देखो रामसर ब्यूरो, एक्चुअली मैं बता दूं आपको, रामसर ब्यूरो भी एक प्रकार की संस्था ही है। क्या है जी? एक प्रकार की संस्था है, लेकिन इसका काम भी जन जागरूकता ही है। क्या है? जन जागरूकता फैलाना। ये लेकिन ये निजी स्तर पर कराती है। ये एक प्रकार की एनजीओ है। क्या है बाबू जी? संस्था है। एनजीओ तो मतलब समझते होंगे आप, जो निजी स्तर पर जो भी काम की जाती है, भागीदारी जो ली जाती है ना, उसको बोलते हैं एनजीओ संस्था। तो एक प्रकार की हमारी जो रामसर ब्यूरो है वो एनजीओ के रूप में काम करती है। यानी कि ये व्यक्तिगत तौर पर क्या करेगी? लोगों को प्रोत्साहन देगी कि आप जो है भैया प्रकृति के प्रति क्या हो जाइए? जागरूक हो जाइए। फिर जो बड़ी बड़ी कंपनी में जो बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं, इसके साथ जुड़े हुए लोग हैं, जो क्या करते हैं? इस संस्था को फंडिंग करते हैं, और उस फंडिंग के माध्यम से प्रकृति का क्या किया जाता है? संरक्षण किया जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे अमीर लोग। कभी तुम सोच रहे हो कि अमीर लोग ही जो अमीर लोग हैं इस देश के लिए, जो प्रकृति का दोहन भी उन लोगों ने किया है। तो मैं बता दूं, अमीर लोगों के द्वारा ही क्या किया जाता है? इसके संरक्षण के लिए भी काफी प्रयास किए जा रहे हैं। एनजीओ चलाए जाते हैं बड़े बड़े। जैसे सलमान खान, सुना आपने सलमान खान का नाम? कितनी अपनी मूवी में जितने पैसे वो कमा लेते हैं ना, तो उसका कई % जो है वो अपने एनजीओ में दे देते हैं। कई सारे लड़कियां जो अपंग बच्चे होते हैं ना, उनके लिए स्कूल कॉलेज बनवा रखे हैं उन्होंने। तो वहां पर उनको पढ़ाई लिखाई की जा रही है कई सारे एनजीओ के माध्यम से। एक्चुअली कुछ ऐसी जगह ऐसा सोर्स बताया गया कि 90% जो पैसा है सलमान खान अपनी कमाई का एनजीओ में दे देते हैं दान। ऐसा कुछ लोग कहते हैं, मुझे पता नहीं कि क्या वास्तविकता है ना भाई, लेकिन ऐसा कुछ लोग बाग कह रहे हैं कि भैया 90% पैसा जो है वो सलमान खान का एनजीओ में जाता है। समझ गए आप? कोई दिक्कत? तो जैसे आप हमारे देश के बहुत बड़े अजीम प्रेम जी का नाम सुना किसी ने? अजीम प्रेम जी सबसे बड़े दानी है भारत के, ये विप्रो का संस्थापक हैं। अगर भारत में अगर पूछा जाए कि भारत दान के मामले में कौन नंबर पे आता है, दान के मामले में पहले स्थान पर है पूरे विश्व में इंडोनेशिया। इंडोनेशिया सबसे ज्यादा दान करता है, और भारत का नंबर आता है 13वां। और भाई साहब कभी तुम सोच रहे हो दान के मामले में अमेरिका, चीन और ये रूस वगैरह पहले या दूसरे स्थान पर होंगे? कई हमसे बहुत पीछे हैं, ये नहीं करते पैसे से दान। समझ रहे हो आप? ये दान के मामले में हमसे भी पीछे हैं। भारत 13वें नंबर पर है, पहले स्थान पर है आपका इंडोनेशिया। समझ रहे हैं आप समझो ये दान वगैरह का पैसा जो है ये भी भैया बड़े बड़े लोग कर रहे हैं। इनका काम जो है वो विभिन्न प्रकार की एनजीओ चला करके शिक्षा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में बड़े बड़े मात्रा में। तो आप देख पा रहे हैं कि जो रामसर ब्यूरो है ये भी एक प्रकार की एनजीओ है, जो लोगों को क्या करती है? प्रोत्साहित करती है कि भैया आप क्या करें? पर्यावरण के संरक्षण के लिए कुछ फंडिंग वगैरह दें। समझ रहे हैं आप? तो इसका काम भी आप समझ गए होंगे मुझे लगता है। तो ये हैं आपके अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। ये कुछ 5 टॉपिक हैं आपके। इन 5 टॉपिक को अगर आपने सही तरीके से लिख दिया लह बना करके, है ना, एक फ्रेम में बना करके, तो आप जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को कर ले जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों पर भी सवाल रखे गए। मेंस में रखा गया कि भैया आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का जो है विवरण दीजिए, उल्लेख कीजिए। इस प्रकार से सवाल रख देगा। 300 वर्ड में आप लिख सकते हैं। लिख दोगे? नहीं लिख दोगे भाई? बिल्कुल लिख सकते हैं आप। चलिए अब आपका क्या है? अब भारत के द्वारा क्या क्या प्रयास कल की क्लास में बताएंगे, लेकिन आप जान लीजिए आर्द्र भूमि कौन कौन से क्षेत्र में कहां कहां पर है। भारत के कई सारे राज्य हैं, उन कई सारे राज्यों में क्या है आपकी आर्द्र भूमि। मैंने बताया ना कुल कितने हैं भारत में इस समय आर्द्र भूमि क्षेत्र? कुल 89 हो चुके हैं। मैं आपको बताऊं, हमारा प्यारा भारत है कहां पर स्थित है? बताइए भाई। उत्तर पूर्वी गोलार्ध। देख लो अक्षांश के बताओ, अक्षांश की दृष्टि से भारत कौन से गोलार्ध में पड़ता है?
अक्षांश की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध का और दशांतर की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध का पार्ट है ना भाई। तो आप देख पा रहे हैं, ये मैंने पूछा था कहां पर स्थित है ये, अरे बेवकूफो ये हमारे दिलों में स्थित है, समझ रहे हो। तुम कह रहे हो एशिया महाद्वीप का पार्ट है, एशिया में भी दक्षिण एशिया का पार्ट है ये हमारे दिलों में बसता है, इंडिया नहीं बसता, सबके दिलों में होता है यार, इंडिया तो सबके दिलों में बसता है भाई। तो इंडिया जो है वो एशिया महाद्वीप का देश है और एशिया में भी दक्षिणी एशिया का पार्ट है ना। और पूरी पृथ्वी पे देखें तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध का पार्ट पड़ता है। तो देखेंगे कि हमारे भारत में कई प्रकार की कई मतलब 89 आपकी आर्द्र भूमियां हैं, उनमें से आप देख पा रहे हैं ये वाला क्षेत्र, ये बताओ मुझे कौन सा क्षेत्र है, लद्दाख एरिया है, ये वाला रीजन कुछ जम्मू कश्मीर का रीजन है भाई। तो इसमें जो लद्दाख रीजन है, सबसे पहले आपको मैंने दो है ना लद्दाख रीजन में आर्द्र भूमियां है ना, दो आर्द्र भूमियां जो क्षेत्र हैं वो आपकी कहां पर पड़ती हैं, लद्दाख में। एक है त्योसो मरारी करके, है ना, त्योसो मरारी और त्योसो कर, ये दोनों आपकी झीलें हैं, क्या है भैया, दोनों झीलें, त्योसो मरारी और त्योसो कर। तो ये दोनों की दोनों आर्द्र भूमियां कहां पर हैं, लद्दाख रीजन में। अब आप देखेंगे कई सारी जो 4 है ना, 3 है, जैसे हाईगम जम्मू कश्मीर में पड़ती है, होकेरा जम्मू कश्मीर में पड़ेगी, समझ रहे हैं आप, होकेरा आर्द्र भूमि हो, हाईगम आर्द्र भूमि हो, ये कहां पड़ेगी, जम्मू कश्मीर में पड़ेगी। फिर आप देखेंगे आकर के यहां पर उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में एक ही पड़ती है, उत्तराखंड में। हिमाचल में भी आपकी बहुत सारी हैं, उसमें से हिमाचल प्रदेश यहीं पर पड़ता है। हिमाचल सुनो, रेणुका इंपोर्टेंट है, रेणुका झील जो है, आपको मैं बता दूं, रेणुका झील जो है वह भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि है। क्या है ये, भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि। अगर आपसे पूछ ले क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी आर्द्र भूमि बताओ तो रेणुका झील ही है। ऐसे तो पोंग बांध भी है यहाँ पर, पोंग डैम, समझ रहे हैं आप, हिमाचल प्रदेश में ही पोंग 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 बांध, समझ गए आप। तो रेणुका झील के बारे में समझ लीजिए, रेणुका झील जो है भारत की क्या है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी। अगर बंगाल में यहां पर सुंदरबन डेल्टा नाम सुना आपने, सुंदरबन का डेल्टा, बताओ कौन सी दो नदियां बनाती हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र, लेकिन ऑप्शन में नहीं है बाबू, जमुना और पद्मा बड़ी आंसर होगा। कभी कभार जो है इन दोनों की संयुक्त जो धारा वो मेघना के नाम से भी आती है, क्योंकि मेघना का डेल्टा भी कहलाता है ना भाई। तो ये सुंदरबन का डेल्टा जो है वो आज के क्षेत्र का रूप में देखा तो विवादित क्षेत्र है, ये बांग्लादेश और भारत के बीच में डिस्प्यूट का कारण बना हुआ है। तो इसका जो पूर्वी भाग है वो बांग्लादेश के अंडर में आता है और पश्चिमी भाग जो है वो भारत के अंडर में आता है, समझ रहे हैं आप। पश्चिम बंगाल में जो है ये पड़ता है सुंदरबन का डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। ये क्या है, विश्व का बहुत बड़ा डेल्टा है। और मैं बता दूं आपको, इस सुंदरबन के डेल्टा में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। और ये सुंदरी वृक्ष जो है वो मैंग्रोव प्रकार की बन है। कैसे है बाबू, मैंग्रोव। और इनकी जो जब मैंग्रोव है तो मुझे बताओगे कैसे जल में रहते होंगे, लवणीय जल में, तो लवणीय जल में होने के कारण, मैंग्रोव होने के कारण इनकी उत्पादकता काफी अच्छी होती है। इसमें इमारती लकड़ी पाई जाती है, जिसके कारण जो है बांग्लादेश हम पर लगातार इसको लेकर के बातचीत में लगा रहता है कि भैया ये क्षेत्र हमारा है, यहाँ से हट जाइए आप। और अभी तो देखिए बांग्लादेश में यूनिस खान जो है सुना ना, मोहम्मद यूनिस पूरे पूर्वोत्तर भारत का जो है सौदा कर आए चीन में जाकर के, है ना, बेच आए, इसको बेच आए। ये देखा ना आपने, न्यूज नहीं देखी बाबू, न्यूज में देखा होगा आपने कि पूर्वोत्तर भारत को बेच आए और इंडिया अभी भी हाथ पे हाथ रखकर बैठा पड़ा है ना। तो कोई बात नहीं है, इंडिया इतनी जल्दी से शक्ति रूप अपनाता नहीं है, विकराल रूप धारण नहीं करता, पहले देख लेता कि चीजें कहाँ चल रही है, जड़ क्या है इसकी, जवाब देंगे हम इसका तरीके से। ये चिकन नेक जो है बढ़ जाएगी अभी, है ना, छोटी जो है 32 किलोमीटर का जो रास्ता है ना चिकन नेक का, ये बढ़ने वाला है बाबू, समझ जाओ आप। बांग्लादेश की अब खैर नहीं है, ये बेच आए पूर्वोत्तर भारत को, भारत से बिना पूछे चाइना के साथ समझौता करिए है कि भैया पूर्वोत्तर भारत जो है हमारा है, आप ले लो इसको, क्योंकि पैसे तो इनको कोई दे नहीं रहा था, भिखमंगे हो चुके हैं ये बिल्कुल सब कुछ। ट्रम्प, जब से ट्रम्प की सरकार बनी है भौकाल मचा पड़ा है, वो हर एक संस्था से दूर भाग रहा है, पैसा किसी को देने नहीं चाह रही है, फंडिंग रोक दी है। जैसे मैंने बताया कई सारे एनजीओ चलाता था अमेरिका, खुद कह रहे हैं WHO से मैं बाहर हूं, मैं कह रहा हूं भैया, कह रहा है मैं नाटो से बाहर हूं, मुझे मतलब नहीं है कि भैया जो आपका यूक्रेन मरता है तो मर जाए, मैं इसको जो है कोई भी सप्लाई नहीं दूंगा पैसा। इसलिए एक्चुअली आपने नाम सुना होगा अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है, अमेरिका जो है अपने आप को फर्स्ट स्थान पर रखता है,
पहले मैं बाद में किसी और को देखेंगे भाई। तो जब से ट्रंप आए उन्होंने हाहाकार मचा के रख दिए, भारत पे भी कई प्रकार के वो कह रहे हैं कि हम टैरिफ लगाएंगे, है ना, व्यापार में होता है ना, वस्तुएं खरीदी जाती है तो टैरिफ लगाए जाते हैं। तो क्योंकि भारत बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है कि भैया भारत को देखो ये हम पे कितना टैरिफ लगाते हैं, जितना ये टैरिफ लगाते हैं हम भी इतना लगाएंगे। अब इतना लगा लोगे बाबूजी तो हम व्यापार कम कर देंगे, रशिया से कर लेंगे हम, है ना, या किसी सऊदी अरब के पास चले जाएंगे, या एक अच्छा मित्र बना हुआ हमारा संयुक्त अरब अमीरात, बहुत अच्छा मित्र बना हुआ है इस समय, संयुक्त यूएई जिसे बोल रहे हैं, ये जो देश हैं वो भारत के साथ इतने कोऑर्डिनेट मात्रा में आ चुके हैं। ये मुस्लिम कंट्री है, गल्फ कंट्री है बाबू, कैसी कंट्री है ये, सबकी सब गल्फ कंट्री है, यहाँ पर मुस्लिम लोगों का बहुत बोलबाला है। तो इन क्षेत्रों से हमारा संबंध बहुत अच्छा होता चला जा रहा है, सौहार्दपूर्ण। और भारत का तो संदेश ये रहता है कि हम तो सबके भैया हैं, हम सब लोग क्या भैया भैया हैं, भाई भाई हैं, है ना। प्रधानमंत्री नेहरू जी ने भी एक कोड दिया था, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी नहीं, हम तो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, समझ रहे हैं आप, पूरा संसार हमारा ही है। अय निज परिवेती गणना लघु चेसाम उदार चरित्राना वसुधैव कुटुंबकम, ये अपना है बे पराया है, ऐसी गणना, ऐसा विचार छोटी सोच के लोग करते हैं। और जो उदार चित्र के होते हैं, बड़ा हृदय जिनका होता है, बड़ा दिल जिसका होता है, वो तो पूरे संसार को ही अपना घर मानते हैं, समझ रहे हैं आप। तो भारत की जो प्रकृति है वो इसी प्रकार की है, भारत तो पूरे संसार को अपना घर मानता है। जब जब इस पर कहर आया है, अभी म्यांमार में भूकंप आ गया बाबू, म्यांमार में भूकंप आया तो हमने सबसे पहले वो पहुंचाई सहायता, कहीं पर भी आ जाए, चाहे हमने सीरिया में अभी आया था, सीरिया में तुर्की में भी वो आया था, ऑपरेशन दोस्त चलाया हमने वहां पर, ऑपरेशन दोस्त के माध्यम से हमने खाद्य सामग्रियां, मेडिसिन वगैरह, जबकि जो है कश्मीर के मुद्दे पर तुर्की हमारे खिलाफ वोटिंग करता है, आपको पता है, तुर्की जो कंट्री है वो हमेशा पाकिस्तान वालों के फेवर में आ जाता है, वो ये कहते हैं कि कश्मीर जो है वो किसका पार्ट नहीं है, भारत का पार्ट नहीं है, इस प्रकार वो, फिर भी हमने, हमारे खिलाफ बोलते हैं आप, फिर भी आपको हमने क्या पहुंचाई है, मदद पहुंचा दी। यही तो इंडिया की खूबी है, इसे तो बोलते हैं गजब है इंडिया, इंडिया भी गजब का देश है। सुना ये डायलॉग, शुभाष एक आता है एंकर, इंडिया भी गजब का देश है, मैच देखते होगे तो शायद सुना हो, है ना। चलिए भाई, तो ये चीजें हो गई, फिर सरोवर करके बहुत सारे, और पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश के जो रामसर स्थल है बाबू 10 के 10, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, 10 के 10 वो रटने पड़ेंगे, और कहां पर स्थित है वो आपको करना पड़ेगा। देखो उत्तर प्रदेश का सबसे पहला जो रामसर स्थल है वो 2005 में ऊपरी गंगा नहर बनाया गया था, है ना, बिजनौर से नरोरा तक है वो, बिजनौर से नरोरा तक। और कौन सी नदी पर बनाया गया, गंगा नदी पर, आपने नाम सुना, ऊपरी गंगा नहर, है ना। तो उसी क्षेत्र को रामसर साइट घोषित किया गया है भारत में, 2005 में उत्तर प्रदेश की पहली है। उसके बाद आप देखेंगे कि 2019 में बहुत बनी है, फिर आपकी 20-21 में बनी है एक, और एक आपकी 22 में बनी है ना भाई, हैदरपुर, एक हैदरपुर बनी थी, और लास्ट में एक और बनी थी अभी नहीं है, हाँ बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य। अच्छा ये बखीरा जो है वो आपके कहाँ पड़ता है पता है, संत कबीर नगर जिले में पड़ता है बखीरा, उत्तर प्रदेश में। तो ये 10 की 10 मैंने लिस्ट आपको पूरी दे दी है, आप अपने नोट्स में जब देखेंगे ना तो हर एक राज्य में मैंने आपको बना बना करके भैया लद्दाख में कितनी है और कब उसको शामिल किया गया है, वर्ष तक इंक्लूड किया है। तो आपको वर्ष रटने की जरूरत नहीं है बाबू, आप वर्ष मत रटना, आप बस एक सरसरी निगाह से देख लेना कि यार हाँ कि इसको 2005 में किया गया है, ये 2022 की है, 2019 की है, 2025 में कौन कौन सी शामिल हुई है ना। करंट जो बना हुआ है इसका, करंट जब हम करंट की क्लास लेंगे ना पर्यावरण की, तो हम उसमें आपको अपडेट करवाएंगे कि भैया ये कब कब की शामिल की गई है, 2024 में कौन सी की गई है, 2025 में कौन सी की गई है। तो ये करंट का अपडेट है, करंट की क्लास बिल्कुल लाभ से चलेगी आपकी पर्यावरण को लेकर के, क्योंकि कई बिल्कुल नए डाटे होंगे जो आपको जो है चौंका देने वाले होंगे। सही है भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो जितने भी आपकी रामसर साइट हैं, चाहे वो भारत के कौन से राज्य में, तमिलनाडु वाली है ना, गुजरात वाली, महाराष्ट्र वाली, गोवा वाली, त्रिपुरा वाली, ये सब की सब आपको याद करनी पड़ेगी। और ये याद करने का तरीका होगा, अपना एक पर्ची बनाइए, पेज बनाइए, उस पर एक ही पेज पे लिखना छोटे छोटे अक्षरों में, और आपको चिपका लेना बड़े तरीके से, और आपकी सारी की सारी हो जाएंगी। तो थैंक यू क्लास, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं भाई, है ना, आज की क्लास यहीं तक रहेगी, कल आपकी अगली क्लास चलने वाली है। ठीक है भाई, धन्यवाद। इसको रोक दीजिए, कैसे रुकेगी ये है, अच्छा ये निकालना है। भाई क्लास समझ में आई आपको, है अजीत नाम है, हाँ भाई।
करना पड़ेगा? देखो भाई मुझे पता है इसके बारे में। कहाँ से करना है? पहले सर को बुला लो भाई। बुला उस पे लिया। क्लिक करना ही है माउस बहुत तेज चल रहा है इसका। आ गया, आ गया। अरे इस पर चलाओ।